प्रपोजल को लेकर के आप सबके बहुत सारे डाउट्स थे। मैम अभी मेरा पीएचडी एंट्रेंस है, कैसे हम रिसर्च प्रपोजल बनाएँ, कैसे उसके क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। आज की इस क्लास में मैं आपको पूरा सिखाऊँगी कि कैसे आप रिसर्च प्रपोजल बना सकते हो। तो डू जॉइन द सेशन एंड शेयर कर दीजिए एक बार और बता दीजिए ऑल क्लियर, ऑडियो, वीडियो, स्लाइड सब क्लियर है? येस एवरीवन, डू जॉइन द सेशन। आ गए हैं सभी लोग? जितने लोग आ गए हैं अपनी अटेंडेंस लगा लीजिएगा। अगर आपने कोई रिसर्च प्रपोजल बनाया है, उससे रिलेटेड आपका कोई डाउट है, तो इस क्लास में आप पूछ भी सकते हो। ये ऑल क्लियर? हाँ जी। तो दिस इज अबाउट मी। ये मेरा रिसर्च एक्सपीरियंस है 5 साल का। उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस 2 साल का है। मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली है। आई एम योर एजुकेटर डॉक्टर महरिश, और मैं आपको पेपर टू एजुकेशन पढ़ाती हूँ। और इससे अलावा मेरा जो यूजीसी नेट एजुकेशन चैनल है, उस पर आपको स्पेशल सेशंस भी मिलते हैं पीएचडी गाइडेंस को लेकर के, पीएचडी प्रोग्राम को लेकर के। तो आप लोग उसे भी जरूर जा करके सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। और इसके अलावा ये मेरी अचीवमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने रिसर्च पेपर्स नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश्ड करवा लिए हैं। 20+ रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हो गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे रिसर्च पेपर मैंने प्रेजेंट किए हैं सेमिनार्स वगैरह में, और ये चीजें कंटिन्यूटी में चलती रहती हैं। तब जब आप लोग भी रिसर्च करोगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लगेगी वो यही है। ठीक है, आप लोग भी जाकर के प्रेजेंटेशन देंगे, जाकर के पेपर लिखेंगे अपने टॉपिक से रिलेटेड। यही होता है रिसर्च, यही करना होता है। ठीक है, दिस इज अबाउट मी, जो लोग नहीं जानते। और इसके अलावा अगर आप लोगों का पेपर टू एजुकेशन है और आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं रिसर्च की गाइडेंस, या यूजीसी नेट कैसे क्वालिफाई करना है, जेआरएफ कैसे मैंने क्रैक किया था, मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, मैं अपना कंटेंट आपको कैसे प्रेजेंट करूंगी, एवरीथिंग ये आपको कोर्सेज में मिलेगा। कोर्सेज को लेकर के अगर आपका कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो, और आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल भी कर सकते हो। ये आपका जून का पूरा के पूरा हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपके लिए है। पूरा डेडिकेटेडली हम लोग क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे जो लाइव होने वाली है। सारा कुछ आपको लाइव मिलेगा। तो स्टडी प्लान्स, लेक्चर, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ्स हर एक क्लासेस की, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कैसे आपको मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो उसको कैसे इंक्रीज करना है, एवरीथिंग। ठीक है, ओके। दिस इज द डिटेल ऑफ प्रीमियम कोर्सेज। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, और देर नहीं करना है। हाँ, अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया कि इस बार मुझे कोर्स से ही पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से इतना टाइम नहीं दिया जा रहा है इस फील्ड में, तो जरूर से जरूर अभी एडमिशन ले लेंगे। दैट विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अभी आपको रिपब्लिक डे के ओकेजन पर RD15 कोड यूज करने पर 15% का डिस्काउंट भी मिलेगा हर एक कोर्सेज पे। वो आप पेपर 1 लो, पेपर 2 लो, पेपर 1 पेपर 2 को कॉम्बो लोगे, किसी भी पैकेजेस में आप इनरोल करेंगे तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। दिस इज द डिटेल। अब हम बात करते हैं अपने रिसर्च प्रपोजल टॉपिक की। आपको रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है इसकी आपका कोई डाउट होगा तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। मैम, व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ 35? हाँ, विमेन के लिए 35 है। विमेन के लिए जेआरएफ की एज लिमिट 35। व्हाट इज रिसर्च प्रपोजल? रिसर्च प्रपोजल, प्रपोजल आप समझते हैं ना, प्रस्ताव रखना, कोई चीज रखना, और वो एक्सेप्ट होगी रिजेक्ट होगी, ये तो बात की बात होती है। तो रिसर्च प्रपोजल इज अ डिटेल प्लान आउटलाइनिंग द रिसर्च क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स, नॉट आउटकम्स। रिसर्च प्रपोजल आप समझिए एक प्लान होता है। जैसे आप कोई घर बनाते हो ना, जैसे कोई आप मान लीजिए यहाँ पर घर बना रहे हैं, उस घर में बहुत सारी चीजें जरूरी में से हैं। उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाहिए, बहुत सारे सामान चाहिए, कि इससे ये सीमेंट भी चाहिए, और आपको बनाने वाला भी चाहिए, बहुत सारे लोगों की भी जरूरत होगी, और ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत होगी, मटेरियल रिसोर्सेज की जरूरत होगी। राइट? तब जाकर के एक घर बन पाएगा। इसी तरह से जब आप रिसर्च करेंगे, रिसर्च बनेगा कैसे? उसमें बहुत सारे मटेरियल्स चाहिए होंगे। अब उस मटेरियल्स में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? रिसर्च क्वेश्चन आएगा आपका, ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी, आप काम क्या करना चाहते हो, ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटकम्स, क्या आप रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हो, ये सारी चीजें आपके रिसर्च प्रपोजल में होनी चाहिए। तो एक प्रस्ताव होता है, एक प्रपोज्ड फॉर्म में आउटलाइन होती है, उसी को रिसर्च प्रपोजल कहते हैं। इसमें मेन मेजर पॉइंट ये है कि आपको रिसर्च क्वेश्चन को लेकर के बहुत क्लियर रहना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टडी करना चाहते हो कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, तो व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस एक्चुअली,
और आपके सब्जेक्ट डोमेन में उसको आपने कैसे पढ़ा है, कैसे समझा है। अब हम जैसे बात करें, मुझे रिसर्च करना है लीडरशिप पे, कि आई वांट टू स्टडी ऑन द लीडरशिप स्टाइल ऑफ पर्टिकुलर लीडर। ये मान लीजिए मैंने कोई टॉपिक चूज किया, तो व्हाट इज लीडरशिप, लीडरशिप क्या होती है, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है आपके सब्जेक्ट डोमेन में, समझ रहे हैं। तो लीडरशिप हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसी को प्रभावित करने की क्षमता, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस समवन इज कॉल्ड लीडरशिप। तो लीडरशिप के बारे में ऐसे आपको पूरा क्लैरिटी होनी चाहिए। कोई भी आप वेरिएबल लेंगे तो सबसे पहले उसको लेकर के क्लियर रहो कि इसका मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, वेरिएबल को लेकर के बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए आपके रिसर्च प्रपोजल में। जो पॉइंट्स बता रही हूँ रिसर्च प्रपोजल में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, जरूर से जरूर समझिए। अगर आपका डाउट है तो जरूर पूछिए। आउटलाइन करना होगा आपको मेथोडोलॉजी, आप किस तरफ जा रहे हो, आपका रिसर्च किस तरफ इंडिकेट कर रहा है। क्या आप क्वालिटेटिव रिसर्च करना चाहते हो या आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करना चाहते हो, डेटा बेस्ड आपकी स्टडी होगी या इंटरप्रिटेशन बेस्ड आपकी स्टडी होगी, क्वालिटेटिव अप्रोच को आप फॉलो करोगे। ये भी क्लियर हो डे वन से, जिस दिन से आप सोचो रिसर्च के बारे में। ठीक है, और साथ ही साथ डेमोन्स्ट्रेट करिए सिग्निफिकेंस रेलेवेंसी ऑफ योर रिसर्च। अब मैं आपको एक टॉपिक दे दूं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कोई स्टडी करिए और इसका एजुकेशनल इंप्लीकेशन पर कोई स्टडी करिए। अभी बहुत ही ज्यादा ये हॉट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर फील्ड में इन्फ्लुएंस डाल रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन सेक्टर में इसका क्या पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट है, इस पर आप स्टडी करना चाहते हैं तो इसकी रिलेवेंसी बतानी पड़ेगी, और रिलेवेंसी इन द फील्ड ऑफ एवरीथिंग, नॉट ओनली इन द सोसाइटी, कि इसका समाज में क्या प्रभाव है। केवल समाज में नहीं, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्या इफेक्ट हो सकता है, इसका स्टूडेंट पर क्या इफेक्ट हो सकता है, इसका टीचर्स पे क्या इफेक्ट हो सकता है, इसका करिकुलम इवेलुएटर पे क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसका करिकुलम डेवलपर पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो रिलेवेंसी जब आप बताएंगे, जब आप इस तरह की चीजें अपने रिसर्च प्रपोजल में ऐड करोगे तो वो उसका वेटेज अपने आप बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो हर एक फील्ड में ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के आप क्लियर रहेंगे, वेरिएबल्स को लेकर के क्लियर रहेंगे, मेथोडोलॉजी को लेकर के क्लियर रहेंगे, और सिग्निफिकेंस को लेकर के बिल्कुल क्लैरिटी रखनी है हर एक फील्ड में क्या उसका इम्पैक्ट होने वाला है, क्या इसकी रेलेवेंसी है। ठीक है, तो ये आपको रिसर्च प्रपोजल बनाते टाइम ध्यान। अब मैं व्यवहारिक तौर पे आपसे बात करूंगी कि एक्चुअली रिसर्च प्रपोजल आप बनाओगे तो क्या करना है। एक मान के चलो एस्टिमेशन 15 टू पेजेस की बात करें, 15 टू 20 पेजेस का आपको एक आउटलाइन ड्राफ्ट बनाना है, और अच्छा ड्राफ्ट। जो मान लीजिए आपको अगर सेलेक्ट हो गया, बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में कोई भी रिसर्च प्रपोजल बना लेते हैं और वो सेलेक्ट हो जाता है तो उनको रिग्रेट होता है कि काश मेरा टॉपिक कोई और होता, काश मैं इस टॉपिक पर स्टडी करता या करती। इस तरह से नहीं, आप अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाइए, सेलेक्ट हो जाए तो आप खुश हो जाइए कि मेरा रिसर्च प्रपोजल सेलेक्ट हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना है। समझ रहे हैं। तो ये आपको जो शो कर रहा है स्क्रीन पर, ये रिसर्च प्रपोजल का फ्रंट पेज है, कवर पेज है। ऐसे आपको लिखना होता है। बिल्कुल रिसर्च की थीसिस में भी ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे, आपने अपना टॉपिक नेम लिखा, लोगो लगा दिया यूनिवर्सिटी कॉलेज का, उसके बाद सबमिटेड बाय, आप रिसर्च स्कॉलर में तो अपना नाम लिख देना है। उसके बाद अंडर द गाइडेंस ऑफ, यहाँ ब्लैंक भी रख सकते हो क्योंकि अभी आपके गाइड तो अलॉट नहीं हुए होंगे, और उसके बाद डिपार्टमेंट का नाम यहाँ लिखना है। तो इस तरह से फ्रंट पेज बनता है, और फ्रंट पेज इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो देख करके एग्जामिनर समझे अच्छा आपका टॉपिक ये है। वहीं से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल अच्छा और इफेक्टिव फ्रंट पेज आपको कवर पेज बनाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं। ठीक है, एक ऐसा आउटलाइन प्रोवाइड करता है रिसर्च प्रोजेक्ट का कि एक्चुअली आप उस फील्ड में करना क्या चाहते हो। रिसर्च प्रपोजल इज अ कन्विंस्ड the intended audience such as academic institute that proposed research is important, feasible and likely to produce meaningful result। ये एक ऐसा आउटलाइन, ऐसा ड्राफ्ट है, ऐसा स्ट्रक्चर आपको देगा, जो इवेलुएटर्स हैं उनको ये चीज प्रोवाइड करेगा कि वो समझ पाएंगे कि एक्चुअली आप क्या करना चाहते हो अपने सब्जेक्ट डोमेन में, रिसर्च की फील्ड में। तो इसका इसका इंपॉर्टेंस तो बहुत है ना। इसका इंपॉर्टेंस बहुत है, और मैंने आपको पहले कवर पेज के बारे में बताया। अब मैं इसके स्टेप्स बता रही हूँ। जब आप मान लीजिए अपने अपने माइंड में सब लोग एक प्रॉब्लम सोचो कि इस पर आपको रिसर्च स्टडी करनी है, सबका एक सपना होता है कि मैं रिसर्च करूंगा, मैं रिसर्च स्कॉलर बनूंगा या बनूंगी। तो आप अपने माइंड में कोई एक प्रॉब्लम सोच लीजिए। जैसे मैंने अभी सोचा है इमोशनल इंटेलिजेंस, मेरा मन है कि मैं इस वेरिएबल पे स्टडी करूं। मैंने तो कर ली है रिसर्च स्टडी, और मेरे मतलब का टॉपिक भी था, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस, आप लोग भी कोई टॉपिक सोच लीजिए और कमेंट करिए। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे पहला स्टेप पर्पस को समझना है, आपका उद्देश्य क्या है, आप क्यों रिसर्च करना चाहते हैं,
क्वेश्चन आता है जब आप इंटरव्यू में जाओगे। कल मैं क्लास लूंगी इंटरव्यू कैसे फेस करना है, आज मैं आपको बता रही हूँ रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है। ठीक है, तो पर्पस को लेकर के क्लियर रहिए कि मेरा ये पर्पस है, ये वेरिएबल है, ये काम करना है, ये चीजें मेरी होंगी, उसके बारे में नॉलेज। जैसे लीडरशिप का मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। उसके बाद चूज द रिसर्च टॉपिक, आपको रिसर्च टॉपिक चूज करना है और इन अ फॉर्म ऑफ रिसर्च लिखना है। ये नहीं कि जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस बोल दिया, अब इसके इम्पैक्ट को देखना है, किस पर कौन से लेवल पे देखना है, सेकेंडरी लेवल पे या प्राइमरी लेवल पे या हायर लेवल पे आपको देखना है। तो ये पूरा एक स्टेटमेंट फॉर्म में आपको अपना वेरिएबल डिफाइन करना होगा। अंडरस्टूड? तो इमोशनल इंटेलिजेंस मैंने लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहीं पर बैठे बैठे एक प्रॉब्लम बनाई कि अ स्टडी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, स्टडी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए कैसे आप बना सकते हैं स्टेटमेंट्स। इमोशनल इंटेलिजेंस ऑन या अपॉन जेंजीज। ठीक है, ये मैंने टॉपिक बना लिया। अब आप भी कोई टॉपिक ऐसे बना लीजिए। हिंदी में बनाना है, हिंदी में बनाना है तो आप देखिए नव युवकों पर क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि के प्रभाव का अध्ययन। ये लीजिए हिंदी में। ऐसे करके कोई भी आप अपना टॉपिक बनाइए साथ साथ। यस यस गीता माधुरी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी, उसके बाद रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का, 35 ईयर्स हर कैटेगरी को। यस, बिल्कुल करेक्ट है, कोई ऐसा डाउट वाली चीज है नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो हम लोग स्टेप की बात कर रहे हैं। अब आप रिसर्च टॉपिक बना लेते हो, जैसे मैंने ये रिसर्च टॉपिक बनाया, स्टडी ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस ऑन जेंजीज, या कुछ भी और वेरिएबल, 2-3 वेरिएबल भी ऐड कर सकते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस या आप कह लीजिए फैमिली इन्वायरमेंट, वर्क एनवायरमेंट, ऐसे करके 2-3 वेरिएबल भी आप रख सकते हो। ठीक है, रिसर्च का रिव्यू करना। पूरे रिसर्च के प्रपोजल में अगर आप मुझसे पूछेंगे मैम व्हाट इज द मेजर पॉइंट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है जो हमें कंसीडर करना चाहिए, वो है रिव्यू करना। जितना ज्यादा आप रिव्यू करके जाएंगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा उस एग्जाम जब आप इंटरव्यू फेस कर रहे होंगे। क्योंकि रिव्यू आपको बता देता है कि आपके सब्जेक्ट में एक्चुअली चल क्या रहा है, क्या माहौल है, क्या टॉपिक्स चल रहे हैं, किन टॉपिक्स को आपको बात करनी पड़ेगी, वो आएगा आपके सामने। तो रिसर्च का रिव्यू करना अपने टॉपिक को लेकर के, नॉट ओनली ऑन द वेरिएबल्स जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस या फैमिली इन्वायरमेंट या स्कूल इन्वायरमेंट या वर्क इन्वायरमेंट, ना सिर्फ इस पे बल्कि ओवरऑल आप देखने की कोशिश करिए कि जो सेलेक्टेड अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें किस तरह के रिसर्च हो रहे हैं, किस तरह के टॉपिक सामने आ रहे हैं, क्या फाइंडिंग्स मिल रही हैं। तो धीरे धीरे स्क्रॉलिंग जब करते हैं ना आप, तो शोध गंगा पे जाकर के रिसर्च के टॉपिक्स पढ़ा करिए ताकि आपको भी एक आइडिया मिल पाए। और फिर उसके बाद आपको पर्टिकुलरली अपने वेरिएबल से रिलेटेड स्टडी करनी पड़ेगी। और जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस पर अभी तक 1989 से लेकर के अभी तक कितनी स्टडी हो गई, सब नहीं लिखना है। लिखना तो 4-5 ही है केवल रिसर्च प्रपोजल में, लेकिन जब आप थीसिस पे आओगे, थीसिस में तो कुछ भी नहीं छोड़ना है फिर। तो अभी के लिए 4-5 रिव्यू लिख देंगे। एक वेरिएबल, जैसे मान लीजिए 2 वेरिएबल है तो 10 रिव्यू लिख दिया, बहुत हो गया। रिसर्च प्रपोजल में क्वेश्चन ये भी आता है कि बच्चों का मैम कितने रिव्यू करने चाहिए, तो रिसर्च प्रपोजल के लिए 10 to 15 रिव्यू अगर आपने लिख दिया, उसमें लिखना क्या होता है कि इन्होंने ये स्टडी की है और इसका रिसर्च मेथोडोलॉजी ये थी और इनकी फाइंडिंग्स ये थी, दैट्स इट, एकदम रनिंग फॉर्मेट में। ठीक है, उसके बाद फॉर्मुलेट करना है आपको, हाइपोथेसिस बनानी है, हाइपोथेसिस बनानी है। ठीक है, हाइपोथेसिस बनाएंगे आप। परिकल्पना का निर्माण, हिंदी में क्या बोलते हैं, परिकल्पना बनाना। ठीक है, अब परिकल्पना क्या बनाओगे, शोध परिकल्पना भी बनाइए और नल हाइपोथेसिस भी बनाकर लिख सकते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी, मैं ये भी बता दूं, अलग अलग चीजें बोलती है कि आप, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आपको नल हाइपोथेसिस भी लिखनी है, कुछ लोग कहते हैं नहीं केवल रिसर्च लिखो अभी। तो आप दोनों लेकर के जाना, जो भी सिलेक्टेड होगी चल जाएगा काम। ठीक है, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रभाव जेंजीज पर पड़ता है नहीं पड़ता है, इस तरह से सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, सिग्निफिकेंट रिलेशन है, इस तरह से। ऑलराइट, फिर उसके बाद आप डिजाइन मेथोडोलॉजी, ये मैंने बताया ना कि ये भी क्लियर होना चाहिए कि क्वालिटेटिव अप्रोच की तरफ आप जा रहे हो या क्वांटिटेटिव अप्रोच की तरफ जा रहे हो, वो आपको लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा।
डेटा कलेक्शन मेथड क्या होने वाला है, डेटा किस मेथड से आप कलेक्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से, बजट बताना है, ठीक है, ये भी कुछ यूनिवर्सिटीज डिमांड करती हैं, टाइमलाइन बताना है, एथिकल कंसिडरेशन, ये नहीं कि किसी का रिसर्च प्रपोजल उठा करके केवल फ्रंट पेज चेंज करके और आप जा करके वहां प्रेजेंट करने लगो, सेलेक्ट हो गया तो पकड़े जाओगे, ये नहीं करना है। तो एथिकल कंसिडरेशन ध्यान में रखना पड़ेगा। राइटिंग और फॉर्मेटिंग किस तरह की डिमांड की जा रही है, कौन सा फॉन्ट साइज होना चाहिए, कौन सा फॉन्ट होना चाहिए, ये सब कुछ आपको पता हो रिसर्च प्रपोजल बनाते टाइम, ठीक है। प्रूफ रीडिंग करनी है, और हाँ प्लेगरिज्म भी चेक करना है। वही हो गई ना, एथिकल कंसिडरेशन रखेंगे तो प्लैग आएगा ही नहीं, और अगर एथिकल कंसिडरेशन नहीं है तो प्लैग आ जाएगा। लेकिन आप इसका ये मतलब नहीं कि आप एआई से हेल्प नहीं ले सकते हो या आप चैट जीपीटी से हेल्प नहीं ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, बट नॉट पूरा की पूरा, पूरा नहीं, ठीक है। अब देखिए एकदम बिल्कुल क्लियर कर दूं मैं आपको रिसर्च प्रपोजल, साथ साथ बनाइए मेरे। सबसे पहले आप बैकग्राउंड, वही हो गया इंट्रोडक्शन का चैप्टर, इंट्रोडक्शन में ही आप उसमें ऐड कर दोगे ऑब्जेक्टिव्स क्या होने वाला है, और जैसे मान लीजिए इमोशनल इंटेलिजेंस या कोई भी वेरिएबल आपने फैमिली इन्वायरमेंट लिया है, इसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना पड़ेगा कि कब ये स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसका मतलब क्या होता है, इसकी फेमस डेफिनेशन क्या होती है, किन लोगों ने इसे डिफाइन किया है। फॉर एग्जांपल इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आप कभी भी डेनियल गोलमैन का नाम नहीं भूल सकते हैं अपने रिसर्च प्रपोजल में, उनको ऐड करना पड़ेगा। ऐसे कोई भी रिसर्च प्रपोजल जब आप बनाएंगे, वेरिएबल्स लिखेंगे, तो उसकी फेमस डेफिनेशन ऐड कर देना, उससे आपका वेटेज बढ़ता है कि हाँ बच्चा कुछ पढ़ के आया है। ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल स्पेसिफिकली डिफाइंड होने चाहिए, और ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड ही हाइपोथेसिस, जैसे आपका 5 ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए हैं तो 5 हाइपोथेसिस भी होनी चाहिए। समझ पा रहे हो, बिल्कुल रिलेटेड, कि इसका अध्ययन करना है तो इस पर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता, अभी मैं दिखा रही हूँ इसको। रिसर्च क्वेश्चंस बनाने हैं, मेथोडोलॉजी डिसाइड कर लेनी है, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्लान क्या होगा, आपको पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे, या आप क्वालिटेटिव अप्रोच की तरफ जाओगे, तो इसको क्लियरली मेंशन करना है। टी टेस्ट लग पाएगा या नहीं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स, एफ टेस्ट लगेगा या नहीं। तो हम लोग क्या करते थे, हम लिखते थे कि एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मेथड विल बी यूज्ड, यूज की जाएगी। जब आप रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे हमेशा ऐसे लिखना कि किया जाएगा, ये वाली लैंग्वेज चलेगी, विल यूज्ड, विल बी यूज्ड, ठीक है। रिसर्चर विल यूज्ड, रिसर्चर विल डू दैट, ऐसे करेंगे फ्यूचर टेंस में, क्योंकि ये प्रपोजल है। ये नहीं आपने 100% श्योरिटी के साथ लिख देंगे कि एफ टेस्ट किया गया है, ऐसे नहीं कर सकते है ना। तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि आप अभी प्रपोज कर रहे हो अपने प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल को। एथिकल कंसिडरेशन, बजट भी देखना पड़ेगा, जीआरएफ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर थोड़ा सा उसको ध्यान में रखना पड़ेगा चीजें। तो मैंने आपको इस पूरे के पूरे लेक्चर में अभी ये समझाने की कोशिश की है कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं। अब चलो मेरे साथ आप लोग भी कोई टॉपिक चूज कर लीजिए कि आपको रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाने हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि रिसर्च प्रपोजल होता कैसे है। देखो मैंने ऑनलाइन ही एक रिसर्च प्रपोजल डाउनलोड किया है ताकि आप लोग समझ पाओ। ये एक रिसर्च प्रपोजल है किसी यूनिवर्सिटी का, ठीक है। ऐसे करके फ्रंट पेज लगाना, उसके बाद पेजेस की बात बच्चे पूछते हैं मैम कितने पेज का रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, तो 20 से 25 पेज का रिसर्च प्रपोजल आप बना लो तो बहुत अच्छी बात है, वरना 15 पेज मैक्सिमम है। अगर आप ज्यादा बना लेते हो ठीक है, वो समझ में आएगा कि आप ज्यादा पढ़ के आए हो। कैसे ज्यादा पेज होगा, आप समझ रहे हैं क्या लिखना है। तो सबसे पहले टॉपिक आपने लिखा, देखिएगा इसको, टॉपिक, उसके बाद ये टॉपिक है एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ई लर्निंग प्रैक्टिसेस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ गायना, ये टॉपिक है। अब ऐसे कोई टॉपिक आप बनाइए, एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल ऑफ यू नो लीडरशिप इन दिस ऐसे करके कुछ भी कर लीजिए जो आपको टॉपिक बनाना। इमोशनल इंटेलिजेंस, फैमिली एनवायरनमेंट, वैल्यूज, कितने वेरिएबल होते हैं। ये एजुकेशन के वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे सोचा करिए, आपके पास 10 यूनिट्स हैं, उन 10 यूनिट्स में आपकी फेवरेट यूनिट कौन सी है। क्या आपको साइकोलॉजी पसंद आता है, या फिलोसफी पसंद आता है, या आपको लीडरशिप पसंद आती है, या आपको पेडागोजी पसंद आती है, करिकुलम पसंद आता है, करिकुलम के मॉडल पे भी रिसर्च हो सकती है। तो जो आपको लगता है कि मेरे इंटरेस्ट का मुद्दा है, यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट यहाँ पर फुलफिल हो रहा है, वो आप वेरिएबल यूज करेंगे, चूज करेंगे। अंडरस्टूड। तो जैसे वैल्यू को देख करके आप स्टडी कर सकते हो, एस्थेटिक वैल्यू देखते हैं। अभी इस टाइम पर इंडियन नॉलेज सिस्टम की बहुत बात हो रही है, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप जान सकते हो। स्टडी में कुछ भी आ जाएगा जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। ये आपने टॉपिक लिखा, अब उसके बाद पहला जो पॉइंट होगा वो इंट्रोडक्शन का होगा, और इंट्रोडक्शन बाकायदा देखिए कैसे लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं, इन्होंने रेफरेंस दिया है, देखो इन्होंने रेफरेंस देते हुए पूरा इंट्रोडक्शन
ऐड किया कि इन्होंने ये आप भी अगर 2-3 रेफरेंस बीच में ऐड कर दोगे ना, मैं बार बार बता रही हूँ, बहुत ट्रिकी पॉइंट होता है, बच्चे भूल जाते हैं। इंट्रोडक्शन में अगर आपने रेफरेंस ऐड कर दिया, पूरे चैप्टर में वैसे तो रेफरेंस चलता ही चलता है, लेकिन आपने पहले से ऐड कर दिया तो समझ में आएगा कि हाँ कुछ पढ़ के गए हैं, कुछ देख करके गए हैं अपने सब्जेक्ट डोमेन में। ठीक है। हाँ, आप लोगों के कमेंट्स भी ले लूँ, थोड़ा सा कमेंट्स भी ले लूँ। जी बताइए। कोई डाउट अभी तक है? कोई डाउट है अभी तक तो पूछ लो। किसी का इंटरव्यू लगा हुआ है तो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है। ये चीज अपने, अगर किसी ने नहीं किया है तो इन टेक्स्ट साइटेशन इसको बोलते हैं। यस, इन टेक्स्ट साइटेशन। इससे वेटेज बढ़ जाएगा आपके रिसर्च प्रपोजल का, है ना। अब इन्होंने पूरा डिफाइन किया है। अब बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टडी, ये भी आप ऐड करेंगे, क्योंकि आपको बताया मैंने ना कि जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस आपका वेरिएबल है, आप इस पर स्टडी करना चाहते हो तो इसका बैकग्राउंड, हिस्ट्री, कहाँ से शुरू हुआ, किसने सबसे पहले इस पे काम किया, ये टर्म किसने क्वाइन किया, ये सब कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा, है ना। बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट, और जितने भी वेरिएबल हैं सबको लेकर के। अब एम ऑफ स्टडी क्या है? एम ऑफ स्टडी यानी ऑब्जेक्टिव्स। आपका ऑब्जेक्टिव्स कई हो सकता है, 4-5 हो सकते हैं। ठीक है। एक्सप्लोर द पोटेंशियल ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी इन एजुकेशनल डिलीवरी एंड इम्प्लीमेंट, इन्होंने इस तरह से बताया है। यूनिवर्सिटी ऑफ गायना, इन्होंने बिल्कुल स्पेसिफिक किया है, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन आपको डिफाइन करने होंगे। हमारे यहाँ इंडिया में क्या सिस्टम चलता है मैं आपको बता दूं। जितने एम्स ऑफ एजुकेशन, आप कोई भी रिसर्च स्टडी एजुकेशन की उठा करके देखेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इतने ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो मान के चलो उतनी ही आपकी हाइपोथेसिस होगी। हाइपोथेसिस होगी, समझ पा रहे हैं? ठीक है। ये देखो, अब थियोरेटिकल फ्रेमवर्क भी बता सकते हो स्टडी का, पूरा की पूरा थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। इन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पर काम किया है, तो उसकी पूरी थियोरेटिकल फ्रेमवर्क आई है, देखिएगा। जस्ट अ मिनट। यस, हाँ, ये हो गया थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बता दिया, उसकी सिग्निफिकेंस ही बता दी, और फिर उसके बाद आ जाइए डेटा कलेक्शन मेथड, है ना। डेटा कलेक्शन मेथड क्या होने वाला है, आप किस तरफ जा रहे हो, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरफ जा रहे हो, या आपका कोई पर्पस है, या आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर ट्राइब से बिलोंग करने वाले ट्राइब को सेलेक्ट कर लिया जाए, उन लोगों को पूरा के पूरा ग्रुप को सेलेक्ट कर लिया जाए कि नॉन प्रोबेबिलिटी की तरफ, है ना। ये डिसाइडेड होता है, ये डिसाइडेड होता है। ठीक है। तो ये आपको डेटा कलेक्शन मेथड में बताना होगा, और फिर डेटा कलेक्शन में एस्टिमेटेड पॉपुलेशन आप बता सकते हैं कि इतनी पॉपुलेशन है और इतना सैंपल होने वाला है। डेटा एनालिसिस इस मेथड से होगा, और टेबल्स एंड ग्राफ्स यूज किए जाएंगे। ठीक है, ये चीज दी जाएगी, बेस्ट मेथड यूज किया जाएगा, इस तरह से। देखो लिखा है ना, लैंग्वेज देखिए, द डेटा विल बी एनालाइज्ड एंड डिस्कस्ड एम्पिरिकली एंड ऑब्जेक्टिवली, ऐसे आप भी लिख सकते हैं, विद द एड ऑफ फिगर्स, टेबल्स, ग्राफ्स, जहां पर जरूरी होगा वहां पर ये सारी चीजें यूज की जाएंगी। डेटा एनालिसिस में आप बताओगे। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी बताना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। और लिमिटेशन भी बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टेट के लेवल तक ही रिलेटेड है, ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट तक ही रिलेटेड होगा, लिमिटेड होगा, डीलिमिट होगा। ऑल राइट। तो बताओ, रिसर्च प्रपोजल बनाने का एक आपको आइडिया मिला कैसे बनाना है। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है, रिसर्च प्रपोजल में कंक्लूजन में क्या ऐड करना है आपको, कोई स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं बताना है कि आपको ये रिजल्ट मिलेगा, नहीं। रिजल्ट हो सकता है आपकी हाइपोथेसिस सेलेक्ट हो जाए या रिजेक्ट हो जाए। आप बस इतना लिख सकते हैं कि अपने शोध कार्य का विषय लिखेंगे, जो भी आपका विषय है, इस पर शोध निष्कर्ष प्राप्त किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका रिसर्च टॉपिक जो भी है, उस पर कंक्लूजन फाइंड आउट किया जाएगा। दैट्स इट। अब क्या कंक्लूजन मिलेगा वो तो अभी अनप्रेडिक्टेबल है ना। टेबल्स, ग्राफ्स का यूज इसमें नहीं करेंगे, बस आप बता सकते हैं कि एप्रोप्रिएट मेथड विल बी यूज्ड। हाँ, अब देखो मैं समराइज कर रही हूं अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन,
है ना, इंट्रोडक्शन है। अब इंट्रोडक्शन में ही आप बैकग्राउंड और पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो, ये रिलेटेड मानो, ठीक है, ये रिलेटेड मानिए। उसके बाद इंट्रोडक्शन में आपको जो भी वेरिएबल है उससे रिलेटेड डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं, इन टेक्स्ट साइटेशन दे सकते हैं, देना ही पड़ेगा अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हो। डेफिनेशन, इन टेक्स्ट साइटेशन। अब इन टेक्स्ट साइटेशन होता क्या है, जो चीजें आपने अपने इन टेक्स्ट में यूज की है, जैसे रिसर्च के चैप्टर नंबर 1 में, वो लास्ट में आपको रेफरेंस लिखते टाइम भी ऐड करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप उसको मिस कर दोगे, हो गया काम, एक बार लिख दिया, उसको एकदम सीक्वेंस से, पहले चैप्टर का पहला इन टेक्स्ट साइटेशन आपने दिया है तो रेफरेंस में भी पहला होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद लिटरेचर रिव्यू करना, मैंने आपको बताया 15 से 20 रिव्यू कम से कम होने चाहिए, अच्छा रिव्यू आप करके जाएंगे, ठीक है। थीसिस वगैरह का, रिसर्च पेपर वगैरह से आपको रिव्यू लिखना है, इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी बताते हैं, सैंपल बताते हैं और फिर क्या फाइंडिंग्स मिली ये आप बताते हैं। रिसर्च क्वेश्चंस क्या होंगे, एम्स ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, मेथोडोलॉजी क्या आप यूज करोगे, इसी में आप एक और पॉइंट हाइपोथेसिस भी कर सकते हो। मेथोडोलॉजी क्या होने वाली है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी कि डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे आप, और डेटा कलेक्शन के बाद एनालिसिस और फिर कंक्लूजन, ये सिर्फ पॉइंट ऐड करते हैं, बाकी इसमें डालना क्या है, लाइन बताया ना कि प्राप्त किया जाएगा, डेटा के बेसिस पे रिजल्ट को फाइंड आउट किया जाएगा, दैट्स इट। और फिर रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, पूरा मिनी थीसिस होता है आपका रिसर्च प्रपोजल, कोई पॉइंट मिस नहीं होता आपके रिसर्च प्रपोजल में। और रिसर्च जो डिसर्टेशन में या रिसर्च की जो थीसिस होती है उसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर सारे पॉइंट्स होंगे, केवल एक्सपेक्टेड आउटकम आप बताओगे, या एक्सपेक्टेड आउटकम ना कह के हम कहेंगे आउटकम नहीं होगा, आउटकम नहीं होगा। लेकिन जब आप एक्चुअल में रिसर्च कर लोगे, थीसिस जो होगी उसमें आउटकम पर ही काम करना है, आउटकम ओरिएंटेड होकर ही काम करना है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है दोनों में, अंडरस्टूड, यस। अब 4 पेज का रिसर्च पेपर है, लेकिन अगर उसमें भी आउटकम लिखा हुआ है तो ये आपका प्रपोजल नहीं है, वो रिसर्च कहलाएगा। देखो मैं दिखा दे रही हूं आपको, जस्ट अ मिनट, देखिए ये आपका रिसर्च पेपर है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन यहां पर देखिए टेबल डिसर्टेशन में पूरा पूरा बताया गया है क्या वैल्यू मिली, क्या रिजल्ट मिला, 4 से 5 पेज का रिसर्च पेपर है, लेकिन ये भी रिसर्च कहलाएगा, इसको भी शोध कार्य कहेंगे आप, रिसर्च स्टडी कहेंगे, रिसर्च प्रपोजल नहीं है। ये देखो पूरा रेफरेंस ऐसे ऐड करना है, रेफरेंस कैसे लिखोगे आप लोग, कोई भी एक रिसर्च पेपर से देख लेना रेफरेंस कैसे लिखते हैं, पहले सरनेम आता है, उसके बाद टॉपिक नेम आता है, फिर लास्ट में नंबर्स चलते हैं, पूरा की पूरा ऐसे आपको देख लेना है, एकदम सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली चलना है। और रिसर्च पेपर कैसे लिखें इस पर भी मैं आपके लिए एक सेशन लेकर के आऊंगी। अब आप लोगों का अगर कोई डाउट है तो मैं क्लास में हूँ, आप लोग पूछ सकते हैं, माधुरी जी, गीता जी, रजनी कुमारी, अमन रस्तोगी जी, जितने लोग लाइव क्लास में हैं, अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं। आप लोग जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी ज्वाइन कर लें, इस क्लास में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक मिलेगा, हम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पूरा की पूरा मैं गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगी कि कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाना है, सारी चीजें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। हाँ, टेलीग्राम पे आप डीएम कर सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम पर आप डीएम कर सकते हो कि मैम मेरा ये रिसर्च प्रपोजल है, एक बार आप इसे चेक कर लीजिए, तो आई विल सजेस्ट कि उसमें और क्या करना है, ठीक है। तो अब काम क्या है आप लोगों का, सबका काम ये है कि जल्दी से एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बना लो, ताकि अगर आप पीएचडी ओनली के लिए भी क्वालिफाई कर पाए हैं और आपको किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देना है, तो सबसे मेन काम जो चीज करेगी वो है आपका अच्छा रिसर्च प्रपोजल। अच्छे रिसर्च प्रपोजल में ये सारे ट्रेड्स आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड कर दीजिएगा, पॉइंट्स ऐड कर दीजिएगा, कुछ भी मिस नहीं करना है। ऑलराइट, तो कैसा लगा सेशन आपको। रिसर्च प्रपोजल कितने पेज का होता है, मेरा साइकोलॉजी है मैम, 10 से ज्यादा पेज का बना के, मिनिमम 10 पेज रिसर्च प्रपोजल, मिनिमम 10 पेज का होना चाहिए, उससे ज्यादा आप 20 22 25 जितने पेजेस का कर लो, ठीक है। हाँ, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आज के सेशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, हमारे ऐप पर भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, तो आप लोग डीएम करना अगर आपका कोई भी डाउट है इसके अलावा। तो यस,
दिस इज फॉर टूडेज सेशन। अगर आप लोगों को बढ़िया लगा होगा, थोड़ा सा प्रोडक्टिव लगा होगा तो लाइक कर देना। हाँ, एजुकेशन को लेकर के अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, सीरियस है तैयारी को लेकर के, क्योंकि अब 4-5 महीने बाद फिर से पेपर होगा, फिर से वही बवाल करेंगे सब लोग कि आउट ऑफ द बॉक्स आया, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं रहता है। थोड़ा सा शिफ्ट हो रही है चीजें, तो आपको उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए गाइडेंस की जरूरत होती है। तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करके, अभी आप एनरोल कर लेंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा रिपब्लिक डे का। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल 6:30 बजे सेशन में, हाउ टू फेस द इंटरव्यू ऑफ पीएचडी। थैंक यू। इस टॉपिक के साथ अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता भी सकते हैं। देख लीजिएगा कविता यादव जी, आज की क्लास देख लीजिएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा। थैंक यू।